हमारे साथ स्टूडियो में तो खास मेहमान मौजूद है। संदीप फौजी यहाँ मौजूद है जो 6 साल सेना में दे चुके हैं। साथ ही साथ सोहन कुमार भी मौजूद हैं जो इस मुहिम से, छात्रों की मुहिम से लगातार जुड़े रहे। कोशिश करेंगे जानने की, सरकार ने देखिए स्कीम तो लॉन्च कर दी, लेकिन छात्रों का जो विरोध है, क्योंकि अभी भी आप मेरठ में जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें आप जुड़े, छात्रों की मांग लगातार क्या कहती है इसको लेकर? मैम, छात्रों की जो मांग है वो सबसे पहली मांग, पहले एग्जाम और भर्तियों को लेकर के लड़ रहे थे, परंतु अभी सबसे पहली और हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो टीओडी स्कीम लागू की है उसे पूर्ण रूप से हटा दिया जाए और जो पहले भर्तियां होती थी वही नियमों के तहत भर्तियां हो। और 1.5 साल से बहुत से बच्चे, लाखों स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। सरकार ने 5 से 6 बार एग्जाम को पोस्टपोन किया और हमारा एक डेलीगेशन जब रक्षा मंत्री जी के पास गया था तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी एग्जाम जल्दी ही हो जाएगी। उस एग्जाम को इन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया है और आगे के लिए बोल दिया कि अगर आप दोबारा आओ तो टीओडी के तहत आओ। तो वो बच्चे ओवरेज भी हो गए हैं जबकि उनका सिलेक्शन हो चुका था। इसके साथ ही एयरफोर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में उन्हें ग्रीन कार्ड मिल चुका था, मतलब उनकी ज्वाइनिंग बाकी थी, फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका था उनका। उन्हें भी इन्होंने बिना ज्वाइनिंग दिए बोल दिया कि आप दोबारा आइए अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपकी उम्र बची है तो। जबकि इन भर्तियों में 3 साल की उम्र होती है, वो सबकी आउट हो चुकी है। और हमारी डिमांड यही थी पहले से कि हमें 2 साल की उम्र में छूट दी जाए, भर्तियों का शेड्यूल जारी करे, जबकि सरकार इन सबको छोड़कर सबसे उल्टा कर दिया और इन सबको खत्म कर दिया। जी, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे एज को लेकर सबसे पहले, क्योंकि कई छात्र जो है वो पहले से ही ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि भर्तियों का पहले से इंतजार जारी था। 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई थी और अब जो है उसको पूरी तरह निरस्त करते हुए नए सिरे से अग्निपथ स्कीम को है वो लॉन्च किया है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं एज के बारे में आप लोगों को समझा पाए, किस तरह पहले एज लिमिट क्या कहती थी और अब जो एज लिमिट है उसके हिसाब से किस तरह वो जो पिछले लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओवर एज हो गए और अब जो है वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। पिछले 3 साल से भर्तियां नहीं आई हैं और अभी अग्निपथ आई है, उसमें भी इन्होंने 17.5 से लेकर 21 साल तक का एज रखा है और पहले भी यही 21 साल तक की उम्र में कोई स्टूडेंट है वो फोर्स में जा सकता था। तो 3 साल से भर्तियां नहीं आई तो वही 3 साल उसको मिलते हैं। बहुत सी ये एक जनरेशन इस पूरे देश की जो पिछले 3 साल में सेना में जानी थी, वो उस यंग जनरेशन बिना भर्ती देखे ही बाहर हो चुकी है। जबकि सरकार ने उन्हें बहुत दिनों तक आश्वासन दिया कि हम आपको एज रिलैक्सेशन दे देंगे, जबकि उन्होंने टीओडी लागू कर दी और टीओडी में भी ये कर दिया। तो स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि उन्हें टीओडी में जाए, वो चाहते हैं कि वही भर्तियां और उसमें 2 साल की छूट भी दी जाए। जी, तो एज रिलैक्सेशन की मांग पहले से चलती आ रही थी और अब और ज्यादा ये मांग तेज हो गई है। सोहन से बात करेंगे। सोहन, आप भी छात्रों की जो मुहिम है उससे लगातार जुड़ते रहे, तो कहीं ना कहीं सेना के बच्चों के बीच में आप भी गए होंगे, आपने उनसे बात की होगी, ज्यादा क्या बात है जो उन्हें अखर रही है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीओडी की जो पॉलिसी लेकर के आए हैं, टूर ऑफ ड्यूटी, ये बिल्कुल मतलब जो देश के सम्मान के लिए कहें, जो छात्र ये तैयारी कर रहे हैं आर्मी के, उनके बिल्कुल अगेंस्ट है। 4 साल के लिए आप इनको नौकरी दे रहे हैं और फिर 5वें साल ये क्या करेंगे? ये बच्चे अगर 18 साल की एज में अगर मान लो सिलेक्ट हो जाते हैं और 22 साल की एज में प्रशिक्षण लेने के बाद ये लोग बाहर हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? क्या 10,000 15,000 रुपए की जॉब करेंगे किसी फैक्ट्री में? ये तो इनको देखना चाहिए कि ये पहले, सबसे पहली बात कि इस टीओडी को वापस लिया जाए और जिस तरीके से पहले आर्मी की रिक्रूटमेंट होती रही है वैसे ही रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। और एक साथ साथ और बात कहना चाहूँगा कि जो एज बार कैंडिडेट हो गए हैं, सिर्फ आर्मी नहीं, सभी सेंट्रल एग्जाम्स के अंदर 3 वर्ष की इनको छूट देनी चाहिए। कोविड की वजह से किसी के एग्जाम नहीं हुए, किसी में भर्तियां नहीं आई हैं। आपने देखा होगा एसएससी के स्टूडेंट्स भी 900 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। तो सभी युवा परेशान है आज, तो सभी युवाओं की आवाज को सुनना चाहिए। इनको दबाने से देश का फायदा नहीं होने वाला। आपने एक कानून लेकर के आए, आप एक पॉलिसी लेकर के आए और आप झट से एकदम से बच्चों के ऊपर थोप रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं आप 10 लाख रोजगार? आप 75% लोगों को तो इसमें बाहर कर देंगे। 4 साल के बाद आप 75% लोगों को बाहर करने वाले हैं, सिर्फ 25% को रखेंगे मेरिट बेस पर, तो वो 75% कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं कि हम उनको 11.71 लाख रुपए देंगे, तो वो आप उनकी सैलरी में से काट रहे हैं। अगर सैलरी में से अगर आप हर महीने पहले साल 9,000 काट रहे हैं, फिर आप 11,000 काट रहे हैं, फिर आप 13,000 काट रहे हैं, तो ये सारा पैसा उनको फिर वापस दे रहे हैं, तो वो उसको आप ग्रेचुइटी बोल रहे हैं। तो उस फंड का करेगा क्या बंदा जब उसके पास एक भावना के साथ जाता है? ये कोई सर्विस नहीं है कि कोई भी जाकर के अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा। 4 साल इस देश को देने के बाद वो इंसान किसी दूसरे फील्ड में कैसे जा सकता है? एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है किसी स्टूडेंट्स के अंदर, तो वो देशभक्ति के लिए बना है। उसको आप 4 साल में रिटायर नहीं कर सकते।
संदीप, आपने क्योंकि 6 साल सेना में दिए हैं, इसलिए आपसे बेहतर कोई यह नहीं जान सकता कि किस तरह सेना में भर्ती होने वाले सपना देखते हैं, कि बचपन से सपना देखते हैं कि सेना में भर्ती मिले। आपने भी ऐसा कोई सपना देखा होगा, और अब आपके जैसे जो युवा है जो सपना देखते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात से निराश हैं। ये जो 75 और 25% में जिस तरह बांट दिया जाएगा, 4 साल बाद जो है 75% युवा जो है अग्निवीर जिनको नाम दिया गया है वो रिटायर हो जाएंगे, और 25% को ये अपने पास रख लेंगे, परमानेंट और रेगुलर कार्डर में उनको जगह दे देंगे, आगे के 15 साल के लिए उन्हें मौका देंगे। लेकिन जो विरोध है वो इसको लेकर कि 75% यानी जो ज्यादा पोर्शन है, 75% जो अग्निवीर होंगे उनका आखिर क्या होगा, इसको लेकर आपका भी विरोध है? जी मैम, देखो टीओडी में इन्होंने पूरी स्कीम में एक तो 75% को बाहर निकाल रहे हैं उनका, दूसरी बात ये इन्होंने कोई ऐसे मापदंड तय नहीं किए हैं कि 25% किसको रखेंगे। सीधा सीधा है कि ये करप्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं। समाज में एक वो तबका जो ऑफिसर्स में जाना चाहता है उनके लिए वही नियम है, जबकि एक वो बिरादरी जो सबसे ज्यादा ORS रैंक के ऊपर जाती है उनके ऊपर ये पूरे के पूरे नियम थोप रहे हैं। हमेशा इन्होंने हर बार यही किया है, ऑफिसर्स को रिलैक्सेशन दे देते हैं ताकि वो उनको दबाने में सक्षम हो जाए, और यही इसके साथ हो रहा है। दूसरी बात ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो बाहर आएंगे उनके साथ क्या होगा। मैम, आर्मी एक सम्मान से देखा जाता है, और जो भी जाते हैं एक माँ बचपन से एक बेटे को सिखाती है इला न देनी आपनी हालरियो हुल रहा है, मतलब बचपन से उसे बताया जाता है कि बेटा हमारी जो मातृभूमि के लिए जो प्रेम है वो बचपन से पैदा किया जाता है। ये नहीं है अब कुछ लोग बोलते हैं कि 4 साल देश सेवा के लिए जाना, भर्ती के लिए नहीं जाना। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या 4 साल बाद उनमें जो देशभक्ति की भावना वो खत्म हो जाएगी? तो आप उनको बाहर क्यों कर रहे हो? या फिर जो 20 साल या 15 साल तक जो जॉब कर रहे हैं क्या उनमें देशभक्ति की भावना 4 साल बाद मर जाती है? वो जन्म से होती है, पीढ़ियों दर पीढ़ियां होती हैं। इसीलिए आपने फोर्स में रेजिमेंटल सिस्टम है। ये मैम टीओडी ही नहीं, इन्होंने भारतीय सेना के साथ भी सम्मान के साथ छेड़छाड़ की है। जो रेजिमेंटल सिस्टम था उसे खत्म कर दिया है, और रेजिमेंट जो है उनका इतिहास जो मार्शल कौम है उन्होंने 300-400 सालों तक मेहनत करके अपना बलिदान देके बनाया है। जैसे कोई भी कौम जिससे आता है, जैसे मैं जाट कौम से आता हूं तो वहां एक स्लोगन बोला जाता है, जाट बलवान जय भगवान। जब ये नारा गूंजता है तो कम्युनिटी के लोगों में एक जोश उत्पन्न होता है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। जब ऐसी संभावना और ऐसी जो कौम जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से कितने बलिदान देके हमें वो दिया है सम्मान की हम उसके योग्य है, उन्होंने इस सम्मान को खत्म कर दिया है। आपको लगता है सरकार की अग्निपथ स्कीम ने कहीं ना कहीं इस सम्मान को ठेस पहुंचाई है? क्लियरली पहुंचा दिया मैम। 36 कौमों में जो भी मार्शल कौम थी आज तक उन्होंने जो इतिहास किया उनको तो इन्होंने धूमिल कर दिया। आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई ये नहीं कह सकता कि इस रेजिमेंट के पास इतने परमवीर चक्कर है, इसके पास ये इतिहास रहा है इनका, या इन्होंने ये लड़ा। हम किस लिए लड़े? कोई आगे जाकर के आपने देखा होगा, इतिहास उठा के देखे तो आजादी से पहले भी जो लोग लड़ते थे इसलिए लड़ते थे कि हमारा इतिहास अच्छा होगा, हमारा स्वर्णिम इतिहास होगा, कि लोगों को हम बता सकें। आज भी हम उनको पूछते हैं जिन्होंने बहादुरी से लड़ा, उनको नहीं जिन्होंने गुलामी की। तो ये तो फिर गुलामी करने वाले और लड़ने वाले दोनों को बराबर कर दिया, फिर कौन लड़ेगा आगे? जी अच्छा, संदीप फौजी जी, 75% और 25% वाली बात पर ही अगर गौर करें तो ये बात तो साफ है कि 4 साल बाद सरकार ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये साफ तौर पर कहा कि जो 25% है यानी कि 46,000 में से करीब जो 11,000 बनते हैं उन्हें तो हम आगे परमानेंट कार्डर में जगह दे देंगे, मेरिट बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा। यानी वो सभी अग्निवीर जो 4 साल में काम करेंगे उन्हें ये एप्लीकेशन देने का मौका मिलेगा कि वो परमानेंट कार्डर में शामिल होना चाहते हैं। उनमें से यानी 100 में से 25 जो है वो सिलेक्ट होंगे। अब उन 75 का क्या होगा, इसको लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से साफ नहीं किया है कि उनका क्या होगा, उन्हें किस तरह की नौकरी का जिम्मा जो है वो सरकार लेती है कि नहीं लेती है। अब तक जो सरकार की तरफ से कहा गया है उसमें तो एक कहीं भी समझ नहीं आया कि 75% का जिम्मा सरकार लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया भाई कि एक उनका अच्छा सा रिज्यूमे बन जाएगा और उन्हें कहीं भी अच्छी सी एक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये कि 4 साल बाद मिलिट्री ट्रेनिंग से जो है वो जवान गुजरेंगे, वो अग्निवीर गुजरेंगे जिनको अग्निवीर नाम दिया गया है। अब 4 साल इस तरह की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद उन्हें किस तरह की जॉब मिलेगी? मैम, गवर्नमेंट ने बताया कि उन्हें जॉब मिल जाएगी। सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए गार्ड तैयार करने का काम कर रही है। सीधा है, इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्योंकि आप मुझे बताइए कि इस पूरे हिंदुस्तान में जो रिटायर फौजी आते हैं आज के दिन भी, क्योंकि फौज से रिटायर तो आज भी होते हैं लोग, आज रिटायर होने के बाद उन्हें किस टाइप की जॉब मिलती है आप सब लोगों को इसका पता है। उन्हें सिर्फ गार्ड की नजर से देखा जाता है, और सरकार कह रही है कि हमें उन्हें स्किल्ड
करेंगे और उनका स्किल का उनको सर्टिफिकेट देंगे। तो क्या सरकार आर्मी को इंटर्नशिप प्रोग्राम में बदलना चाहती है? क्या ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई ऐसा कॉलेज बनाना चाहती है आर्मी को कि वहां हम सर्टिफिकेट देंगे, 4 साल आइए और बाहर जाकर के जॉब लीजिए? इन्होंने तो प्लेसमेंट का ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक फौज का जो जवान है, मैं रहा हूं, वहां क्या स्किल सिखाई जाती है एक जवान को, जनरल ड्यूटी वाले को? सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुरक्षा करना सिखाया जाता है, मतलब कि आप गार्ड बन सकते हो। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता है, तो आप वेपन्स बाहर किस काम में ले सकते हैं? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो 75% अग्निवीर होंगे वो कहीं ना कहीं इस तरह गार्ड की नौकरी पर तैनात कर दिए जाएंगे? गार्ड की नौकरी के साथ साथ में पहली बात तो ये उद्योगपतियों के लिए गार्ड चले जाएंगे, जिनको गार्ड की जॉब भी नहीं मिलेगी। पहले से भारत देश की सुरक्षा की अगर बात करें तो हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो वहां मिलिटेंसी है, आपने देखा होगा बहुत से आतंकवादी संगठन काम करते हैं। अगर कश्मीर पे जाएं, एलओसी और इस पूरे क्षेत्र में भी यही हाल है, और मध्य राजस्थान इंडिया में जाएं तब भी वहां नक्सलवाद है। जब ऐसे ये ग्रुप जो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जब बेरोजगार युवा एक ऐसी उम्र में जब उसमें देशभक्ति को कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा, जुनून होगा, उसके पास कुछ भी नहीं होगा और असल्ट राइफल जैसे हथियारों से वो ट्रेंड होगा, तो वो जाकर के कहीं ना कहीं इन ग्रुप वाले उनसे अप्रोच करेंगे और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को ज्वाइन करेंगे जिससे देश के इंटरनल सिक्योरिटी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। और देखिए, ऐसा ही कुछ एक्सपर्ट्स के जो कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा है कि भाई 4 साल मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं एक घातक भी साबित हो सकता है। जो सुरक्षा व्यवस्था होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी बड़ा ही डेंजरस साबित हो सकता है कि कोई मिलिट्री ट्रेनिंग लेकर इस तरह जो रिटायर होकर आ जाएगा, लेकिन वो नौकरी कहाँ पा पाएगा और क्या वो डेंजरस साबित होगा, ये भी सवाल इस तरह के आ रहे हैं। साथ ही साथ सोहन, आपसे बात करेंगे, छात्रों की मांग के बारे में बात करें, क्योंकि आप लोगों ने मेरठ में जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रदर्शन हुआ, तो छात्र क्या क्या बातें कह रहे हैं आपसे जो भी उनकी बातचीत हुई, अगर वो आप बता पाएं। छात्रों से जो बातचीत हुई हमारी, तो छात्र कह रहे हैं, आज आपने सुना भी होगा, करीब 40 के आसपास लोग सुसाइड कर चुके हैं, और हम लोग लगातार उनको बोल के हैं कि आप अभी धीरज बना के रखिए। अभी सरकार से हम अपील कर रहे हैं, 20 जून को अभी जो है एक और महाआंदोलन होगा दिल्ली में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है जैसे भी करके अपना थोड़ा सा जो है इस पर वेट कर लें 3-4 दिन के लिए, और अपील है कि ये टीओडी का जो टीओडी की पॉलिसी है ये वापस हो और सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से न्याय मिल सके। जी। और संदीप जी, आपसे बात करेंगे, जिस तरह से प्रदर्शन आप देख रहे हैं, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों को, बिहार से जो है वो पूरा प्रदर्शन शुरू होता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में इसकी गूंज सुनाई देती है, लोग सड़कों पर आते हैं, छात्र सड़कों पर आते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब रिक्रूटमेंट की बात हुई थी, जब रिजल्ट निकला था, माफ कीजिएगा, 2019 में जब रिक्रूटमेंट आई, उसी से जुड़ा हुआ एक रिजल्ट जब 2022 के फरवरी महीने में आया, तो बिल्कुल इसी तरह का हाहाकार देखने को मिला था। बिहार में जो है इसी तरह के स्टूडेंट्स जो थे वो इसी तरह निराश थे। लेकिन क्या प्रदर्शन इस तरह हिंसक होना चाहिए, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जब भी, मैं मानती हूँ कि जब भी, और एक आम सूझबूझ जो है वो यही मानते हैं लोग कि हिंसक जो प्रदर्शन हो जाता है ना, तो उसकी आवाज कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जी मैम, ये है, हम भी जितने भी स्टूडेंट हैं और इनके लिए हम लड़ रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये शांतिपूर्ण ढंग से हो, क्योंकि जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा वहां नुकसान कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और इनको ही होगा। परंतु मैम, इनको समझाना बहुत मुश्किल है, सरकार को भी समझना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि 4 साल बाद आकर के वो नौकरी कर लेंगे, वही हाल इनके पास है, क्योंकि वही उम्र है इनके पास। इतना समझाने के बाद भी इनमें वो जोश, जुनून, और जैसे रोक भी लिया गया बहुत से स्टूडेंटों को। तो कल जैसे ही एक दिन पहले टीओडी का अनाउंस हुआ, उसके मात्र 24 घंटों में 40 से प्लस स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया। कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश की गई कि आप नहीं शांतिपूर्ण करेंगे तो वो अपना आपा खो रहे हैं, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है जिसमें इन्हें कंट्रोल करना, इनमें मैच्योरिटी कम होती है, तो बहुत मुश्किल है। हालांकि इनको हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से लीड करें और इनके जो भी मांगे हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से और सरकार तक लेके जाएं, और ये सरकार इनकी बातें माने भी। देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की आगजनी जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक्स पर की गई, हिंसा की गई। प्रदर्शनकारी जो थे इनमें छात्र भी कुछ शामिल थे, ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए, देश भर में जो है प्रदर्शन शुरू होता है बिहार से। कल बिहार में ये इस तरह के दृश्य सामने आए और आज जो है और उग्र प्रदर्शन बिहार से सामने आए। इसके पहले हमने आपको दिखाया था नवादा में किस तरह एक बीजेपी ऑफिस पर किस तरह पूरा वैंडलिज्म किया हुआ था,
और देखिए इस तरह की तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अच्छा, सरकार के भी अलग अलग तर्क हैं। देखिए सरकार कहती है कि क्या ये एडेड एडवांटेज नहीं है, और देखिए इस तरह के कमेंट्स भी आए थे कि क्या ये एडेड एडवांटेज नहीं है कि 17.5 साल में आपको मौका मिल जाएगा और जब तक आप अर्ली 20s में होंगे तब तक आपका एक सुंदर सा रिज्यूमे बन जाएगा। ये तो पहले भी था, 17.5 में तो पहले भी मौका मिल रहा था, तो हम काम कर रहे थे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या, सरकार ने ऐसा क्या दे दिया कि हमारा अलग से रिज्यूम मिल जाएगा? वो चाहिए नहीं। फौज में वो जाते हैं जिनको एक देशभक्ति की भावना चाहिए, जिनको अच्छा स्टेटस चाहिए, वो MBBS करते हैं, IITs में जाते हैं, उनके लिए बहुत से अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वो वहां जाके लेते हैं। जिनकी देशभक्ति की भावना होती है वो 17.5 साल की उम्र में हथियार थमाता है और देश की सेवा करता है। फिर आप उसके साथ तो खिलवाड़ कर रहे हो ना, मजाक हो रहा है उसके साथ। 4 साल वो सेवा करता है, उसके बाद बाहर धकेल दे रहे हो उसको। अच्छा संदीप जी, तर्क देने वाले ये भी कहते हैं कि 21 साल में 4 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा और 25-30 लाख की उनके पास कमाई हो चुकी होगी, जो भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से आंकड़े दिए उस हिसाब से 21 साल में नए सिरे से वो जो इंसान है वो अपना करियर का जो दूसरा हिस्सा है वो शुरू कर पाएगा। तो इस तरह के तर्क जो है वो फेवर में जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये बात। आप सरकार ने सिर्फ उसके ये पैसे दिखाए हैं कि उन्हें इतने पैसे मिल जाएंगे। पहली बात तो उनकी कैलकुलेशन गलत है कि जब रिटायर होंगे तो उन्हें जो पैसा दिया जाएगा, जबकि वो पैसा उन्हीं का काटा जा रहा है। दूसरी बात, एक बात की जाए कि उन्होंने ये बता दिया कि 4 साल में उनको इतना पैसा दिया जाएगा, बट ये नहीं बताया सरकार ने कि 4 साल में उनके पास खर्चे कितने होंगे। क्या 4 साल में उनका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा? अगर आप उसको 21,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो और उस तनख्वाह के बाद में उसको ना बाद में भविष्य में ना मेडिकल सर्विस मिल रही है, ना उसे कैंटीन सुविधा मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो उसका पैसा तो खर्च होगा, उसे जीवन भी तो जीना है। ये तो नहीं है कि वो पैसा पूरा का पूरा उसके पास से बच जाएगा। ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता। तो पहले देखिए मैम, अगर कोई भी आदमी तैयारी करता है, कंपटीशन में जाता है, कम से कम 2 से 3 साल उसे तैयारी करनी पड़ती है। पहले 2-3 साल वो 5-10 लाख रुपए लगाएगा, मेहनत करेगा, फिर फोर्स में जाएगा, फिर वो वापस आके फिर कोई दूसरा काम करेगा। उससे ज्यादा पैसा तो जो सरकार देगी उससे ज्यादा तो उसका खर्च हो जाएगा। इसमें सीधा सिंपल सा ये कि 5 लोगों को भूख है 5-5 रोटी की, 5 को आपने लिया और 4 को आपने बाहर दूसरे दरवाजे से निकाल दिया। अब एक इंसान जो रहेगा उसको 5 रोटी की भूख है, आपने उसको 4 साल तक सर्विस पर रखा, मतलब उसको 1 रोटी खिला करके छोड़ दिया। तो ये तो इस तरीके से अगर आप बेरोजगारी कम करेंगे तो फिर तो सारा देश परेशान हो जाएगा। अच्छा, और कहीं ना कहीं जो लोग इसके विरोध में हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 का क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है तो कहीं ना कहीं उसके पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई है मोदी सरकार की तरफ से कि भाई हम 10 लाख नौकरियां निकाल देंगे। अगर आप टाइम फ्रेम भी देखें तो 1.5 साल, अब से 1.5 साल के अंदर जो है वो ये 10 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। अच्छा, एक सवाल और भी पॉलिटिक्स पर अगर ना जाएं, एक सवाल ये कि क्या इन 10 लाख भर्तियों में, इन 10 लाख नौकरियों में क्या वो भी शामिल हो जाएंगी जो पहले से अभी चली आ रही थी, जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस था? मैम, इन्होंने 10 लाख का बोला कि 10 लाख भर्तियां करवा दी जाएंगी, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्लियर बोला कि फर्स्ट ईयर में 45,000 50,000 तक ही पहुंचेंगे, तो जब 3 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रिक्रूटमेंट करेंगे, जबकि अभी तक पिछली 3 साल से जो भर्तियां नहीं आई उसमें आर्मी के 1,07,000 पद खाली है और नेवी के 4,000 और एयरफोर्स के लगभग 10 या 12,000 पद खाली है। लगभग 1.5 लाख पद पहले से खाली है। तो 3 साल में आप जो रोजगार दोगे वो तो पहले से खाली है, जिसका कोविड का बहाना लेकर के आपने हमारे पद बचा लिए, आप हमें ही दे रहे हो, कुछ दिन बाद और बोल रहे हैं हम जॉब दे रहे हैं आपको। जी, और इसी को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया है कि पहले वाली जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जो अभी चल ही रहा था, या जिस तरह की भर्तियां जो है वो अटकी हुई थी, उनका क्या होगा? क्या उन्हें पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा या उन्हें इसी में शामिल कर लिया जाएगा? इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपने तो 10 लाख नौकरियों की बात कही है। 10 लाख जैसे आपने जिक्र किया कि इसमें काफी तो हैं जो पहले से ही पद खाली हैं, आप क्या उसको भी इनमें जोड़ लेंगे? तो ये कहीं ना कहीं झोल-मोल तो नहीं है सरकार की तरफ से? मैम, सरकार के ही एक सांसद वरुण गांधी साहब का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ लिखा हुआ है कि 60 लाख पद खाली है। जब 60 लाख पद खाली है तो 10 लाख नौकरियां क्यों? जी, सरकार आपस में पहले क्लियर कर ले कि 60 लाख खाली है या 10 लाख खाली है। और वो जवाब अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही के ट्वीट पे वरुण गांधी ने लिखकर बताया था। बिल्कुल, और उसके अलावा काफी और भी नेताओं ने इस पे आवाज उठाई थी कि 60 लाख पद खाली है। बाकायदा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने सभी पोस्ट भी बताई है कि इस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है। जब 60 लाख है तो फिर 10 लाख के लिए युवाओं को गुमराह क्यों कर रही है सरकार? जी, अर्पित से गुजारिश करेंगे कि कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाएं लगातार व्यूअर्स को,
जो लोग जानना चाहते हैं, और कुछ कमेंट्स भी कुछ देर में हम पढ़कर बताएंगे कि प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं, क्योंकि लगातार देखिए सुबह से जो दर्शक हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों की, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, राजस्थान, हर जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। ये छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, जो चाहते हैं कि सेना में भर्ती हो जाए, कई इनमें ओवर एज हो चुके हैं और कईयों का विरोध है कि भाई ये 4 साल वाली जो स्कीम है सरकार की, ये सही नहीं है। तो कोशिश करेंगे, कुछ कमेंट्स मैं देखने की कोशिश कर रही हूं, पढ़कर बता पाए। लगातार सोहन और आप दोनों को मैं बता दूं कि लगातार लोग ना पिछले भर्तियों की बातें पूछ रहे हैं कि उसका क्या, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, उसकी एनरोलमेंट लिस्ट क्यों नहीं आई। तो अगर आप जिक्र कर बता पाएं कि वो कौन से एग्जाम है या जो कौन सा प्रोसेस है जो अभी कहीं कहीं किसी न किसी स्टेज पर अटका हुआ। आर्मी की जो भर्ती थी पिछले 1.5 साल से इन्होंने रोक रखी थी, उनका पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था जिस दिन ये स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की थी, परंतु कल इसका क्लियर स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि उन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपकी एज बची है तो आप दोबारा से कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं बची तो उनको सीधा बाहर कर दिया गया। मतलब ये था कि 3 साल से भर्ती अटका ली, 3 साल का टाइम था वो। अच्छा, थोड़ा साफ तौर पर अगर बताने की कोशिश करें कि पहले से कौन से साल वाला जो प्रोसेस है जो वही चल रहा था। 19 के और 20 के जितने भी जो 19 की भर्तियां कंप्लीट हुई थी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है एयरफोर्स में, और नेवी की 20 और 21 की सभी भर्तियां जिनकी किसी भी भर्ती की एग्जाम नहीं हुई। पीछे सरकार ने आंकड़े दिखाए थे जब हमने प्रोटेस्ट किया था कि हमने 45 भर्तियां की हैं, उन 45 भर्तियों के सभी के एग्जाम बाकी थे, अब उन्होंने एग्जाम रद्द कर दिए। तो उन्हें मैं पूछना चाहता हूं कि वो 45 भर्तियां कहां हैं। यहाँ लोगों को बताते चले किस तरह संदीप फौजी जो हैं वो बता रहे हैं कि रिक्त पद जो पहले से थे वो अब तक भरे नहीं गए हैं, कईयों का घोषणा हो गई तो एग्जाम नहीं लिए गए। अगर संदीप जी अगर पॉइंट बाय पॉइंट लोगों को बता पाएं, क्योंकि कमेंट्स में लगातार लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से एग्जाम थे जो अलग अलग स्टेज पर अभी भी अटके हुए हैं, अगर आप उसको सिलसिलेवार तरीके से बताएं। अगर डिफेंस की हम बात करें तो डिफेंस में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जितनी भी पोस्ट है किसी पे भी कंप्लीट नहीं किया गया है। ओनली फॉर ऑफिसर्स रैंक के लिए उन्होंने कंप्लीट किया है, अदर्स रैंक जितनी भी है उन सब के लिए एक भी एग्जाम को पिछले 3 साल में कंप्लीट नहीं किया जी। और ये लास्ट भर्ती कब की थी जो घोषणा हुई थी? ये 2020 में भर्ती हुई थी, जो पेंडिंग पड़ी है 2019 की भर्तियां कंप्लीट हुई है, उसके बाद कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। 2019 के बाद कोई भर्ती अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है सेना में। और एयरमैन वाली भी एक आईएएफ की जो वैकेंसी है एयरमैन की, उसका एनरोलमेंट लिस्ट रिजल्ट वहां भी नहीं आया है, वो भी लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। अब तस्वीरों में देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह बेरोजगार जो हैं, जो युवा हैं, वो सड़कों पर उतर चुके हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे भी कोई सुन ले। और सरकार जो है, सरकारी सूत्रों की तरफ से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4 साल बाद 75% जो सैनिक हैं वो ड्यूटी मुक्त हो जाएंगे। सरकार अपनी तरफ से अलग अलग तर्क दे रही है, कह रही है कि 75% जो है जो रिटायर हो जाएंगे उनका एक खूबसूरत सा रिज्यूमे बन जाएगा। तो भैया क्या दिक्कत है, ये सरकार का कहना है। 25% को तो हम परमानेंट और रेगुलर काडर में जगह दे ही देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको संदीप नाइंसाफी लगती है थोड़ी? ये थोड़ी नहीं मैम, पूरी नाइंसाफी है। ये तो इतना भद्दा मजाक कर लिया गया है देश के युवाओं के साथ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये जैसे बार बार आपने भी जिक्र किया कि 2024 में क्या होगा इसका तो हम नहीं कह सकते, परंतु अगर ऐसे ही इसका नियमों को अगर वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी गवर्नमेंट बार बार कहते हैं मोदी जी की देश युवा है, युवाओं का देश है, और ये युवा रियल में जब सड़कों पे हो तो बहुत बुरा लगता है जब हम दुनिया के सामने इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं कि देश युवा है और वो दुनिया देखे कि इस देश का युवा ही सड़कों पे है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा होगा जी। और देखिए बस इसको थोड़ा सम अप करने की कोशिश करेंगे, किस तरह 4 साल की सेना में नौकरी को लेकर 2 दिन पहले ये घोषणा होती है, उसके बाद सरकार कहती है, उसके बाद छात्र जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह प्रदर्शन जो है वो काफी उग्र हो गया है। सोहन, अगर आपसे बात करें तो आखिरी मांग जो अपनी तरफ से आप करना चाहेंगे सरकार से वो क्या होगी? मैं एक डिमांड करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो टीओडी जो है इसको वापस लिया जाए और सभी स्टूडेंट्स को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में, वो चाहे आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, यूपीएससी के हैं, एसएससी के हैं, बैंकिंग के हैं, सभी को कोविड की वजह से नुकसान हुआ है, भर्तियां नहीं आई हैं, किसी की भर्तियां हुई हैं तो उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई, अब लोगों ने अपने फैमिली मेंबर खो दिए। इन सबको 3 साल का एज रिलैक्सेशन सरकार दे, और इनके घर से नहीं जा रहा है कुछ,
घर से कुछ नहीं जा रहा, आप सिर्फ एक चांस ही तो दे रहे हैं। ये बच्चे दौड़ेंगे, फिजिकल क्लियर करेंगे, टेस्ट क्लियर करेंगे, तब लगेंगे। ये नहीं करेंगे डायरेक्ट इनको पोस्ट दे दो, इनको एटलीस्ट चांस बनता है। आपका आखिरी कमेंट संदीप जी? यही है मेरा भी आखिरी कमेंट मैम कि टीओडी वापस ले ली जाए, भर्तियां पुराने जो नियम थे उन्हीं के साथ में की जाए। दूसरा, एज रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंटों को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये मौका भी दे दे और टीओडी वापस भी ले ले, फिर भी वो स्टूडेंट जो पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनको 2 साल की कम से कम उम्र में जो छूट है वो देनी ही चाहिए। और जो एग्जाम रद्द किए उनके साथ मतलब बहुत गलत हुआ है। जब आप 3 साल तक उन्हें लटका के रखते हैं, राजनाथ सिंह जी का खुद का स्टेटमेंट रहता है, उसके बाद ये ले लेते हो, वो एग्जाम रद्द ना करें, उनके एग्जाम करवाएं। और जिन्होंने फाइनल क्लियर किया तो कम से कम उनको ज्वाइन तो करवाएं। ज्वाइनिंग के लिए इतने दिन से आपको पता होगा एक परिवार में माहौल होता है खुशी का कि मैं फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया, और अब उन सब जगह उन्होंने हल्ला कर दिया, खुशी जाहिर कर ली कि मेरा फाइनली सिलेक्शन है, मुझे ज्वाइनिंग पे जाना है। अब सरकार कह रही है नहीं, आप घर पे रहिए, वापिस से जाइए। तो ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि या तो पहले एग्जाम नहीं करवाना चाहिए था, करवाया तो उन्हें भी ज्वाइनिंग दे। जी संदीप जी और सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। देखिए न्यूज़ तक जो है इस खबर पर लगातार बना हुआ है जब से अग्निपथ स्कीम जो है वो लॉन्च हुई है, और उसके पहले भी हम अपनी स्टोरीज के माध्यम से, अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताते रहे हैं कि बेरोजगार जो युवा है, जो मुखर्जी नगर में भी ये लोग बैठे रहते हैं इस मांग के साथ कि एज रिलैक्सेशन जो है वो कोविड की वजह से देनी